बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजी 9th क्लास का हमारे पास ये जो चैप्टर है क्या है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे ही हमने इस पूरे चैप्टर को समझा और इसके नाम से ही जाहिर है कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। एक्सप्लेन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स हमने बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये 4 स्टेप्स हमने बताने हैं ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमने 4 स्टेप्स बताने हैं, बायोलॉजिकल मेथड के हमने 4 स्टेप्स बताने हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, सबसे पहले 2 वर्ड समझ लेते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। आपकी किताब के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, हमें आसानी से समझ आ जाएगा। आपकी किताब में क्या लिखा गया है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो किसी जानदार की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर या कुदरत की वजह से दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। कोई हमसे एग्जाम्पल पूछे, हम क्या करेंगे। कुछ साल पहले हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया था जिसे हम कोविड-19 कहते, ठीक है, आम अल्फाज में कोरोना वायरस जिसे हमने कहा। अब वो क्या था, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, वो पूरे इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम्पल से भी हमने आसान अल्फाज से समझा। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं, तरतीब होता है, एक मुकम्मल हमारे पास एक नक्शा होता है कि पहला ये स्टेप करना है, दूसरा ये स्टेप करना है, तीसरा ये स्टेप करना है। ठीक है, उस तरतीब को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उस तरतीब से जैसे ही हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। हमारे पास पूरा एक स्टेप्स होता है, एक तरीकेकार होता है। हमारे पास टोटल जो स्टेप्स हैं, यहां पर मैंने आपके समझाने के लिए लिखा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड, कि बायोलॉजिकल मेथड में वो कौन से स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आपने आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल तरतीब से लिखना है। पहला आपके पास है डिडक्शन, हर एक को हमने एक्सप्लेन करना है। यहां पर सिर्फ हम बता रहे हैं कि स्टेप्स कौन से होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ये बात समझनी है। याद रखें, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले चीज को याद करते हैं फिर समझते हैं, जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप पहले चीजों को समझे बाद में याद करें, ठीक है, आपके लिए आसान रहेगा। जो 7 स्टेप्स है, हमने यहां पर क्या सीखा, बायोलॉजिकल मेथड में कितने स्टेप्स हुए, टोटल 7 हो गए। ठीक है, 7 स्टेप्स में पहला कौन सा है, डिडक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा हाइपोथेसिस, चौथा ये डिटेक्शन है, ये डिडक्शन है। ठीक है, दोनों में फर्क करना है आपने। एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, अब इनको आपने आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, अब आप कहेंगे यहां पर तो 7 स्टेप्स है, क्वेश्चन में क्यों 4 स्टेप्स पूछे हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे एक स्टेप भी पूछ सकता है, 7 के 7 स्टेप्स भी पूछ सकता है, और इस तरह 4 स्टेप्स भी पूछ सकता है। आपने 7 स्टेप्स यहां पर देख लेने हैं। एज पर क्वेश्चन हमारे पास देखिए हमसे कौन से स्टेप्स, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। ठीक है, ये चारों स्टेप्स हमसे पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमने ये चारों स्टेप्स बयान करने हैं। वैसे तो हम आम में ये 7 स्टेप्स सीखेंगे, इस पर अलग से लेक्चर बना हुआ है। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर द 4 स्टेप्स टेकन बाय बायोलॉजिस्ट
फॉर बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। अब वैसे तो स्टेप 7 है, यहां पर क्वेश्चन में हमसे 4 पूछे गए थे, तो इस वजह से हम जवाब में लिखेंगे कि हमारे पास वो 4 स्टेप्स ये हैं जो कि बायोलॉजिस्ट लेते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इन स्टेप्स को क्या कहते हैं जो हमारे पास, इनको बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम था उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पूछा गया था, वो हम लिखेंगे। इट इज अ फर्स्ट फेज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल मसले को देखने के लिए, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी चीज का मुशाहिदा करना, अपने 5 हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जैसे कि आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, हमारे पास टच हो गया, हमारे पास स्किन हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन 5 को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मसले को अगर हम देखें, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आसान अल्फाज में हमने सीखा, मुश्किल के अल्फाज की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है। A biologist uses all the sources to get information about the problem. जो बायोलॉजिस्ट होता है वो इस मसले का मुशाहिदा करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तमाम सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको 5 सेंसेस बताए, और भी वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करता है, उस मसले का मुशाहिदा करता है कि ये जो मसला हमारे पास आ रहा है वो क्या है, ठीक है। वो ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है, और जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास जमा होती है वो उसको जमा करता जाता है। द ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो मुशाहिदा करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो 2 किस्म का होता है, ठीक है। आई इसका मतलब क्या है, दैट इज। वो 2 कौन से टाइप्स है, पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, ठीक है। 2 हमारे पास टाइप्स आ गए। अब इन दोनों टाइप्स को हम यहां पर देखेंगे और सीखेंगे। इसको हमने मुख्तसर अंदाज में पढ़ा कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि ये जो मसला है हमारे पास ये क्या है, ठीक है। उसमें हमने कहा कि हम अपने 5 हिस्सों को, जो 5 सेंसेस है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो मसला है वो क्या है, ठीक है। फिर हमने कहा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है वो 2 किस्म की, पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। अब इन दोनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। Observation are called qualitative, which deals only with qualities और properties, ठीक है। कहता है ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कोई बायोलॉजिस्ट करे जिसमें सिर्फ क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज देखी जाए, ये दोनों चीजें देखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी लेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारे पास। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय सिंपल एग्जाम्पल। इस ऑब्जर्वेशन को, इस मुशाहिदे को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अ बायोलॉजिस्ट वांट्स टू सर्वे अबाउट द हेल्दी एंड डिजीज प्लांट्स इन एन एरिया। कहता है फर्ज करते हैं, सपोज फर्ज करते हैं एक बायोलॉजिस्ट जो है वो सर्वे करना चाह रहा है किसी भी इलाके का, ठीक है। उसमें वो क्या देखना चाह रहा है कि हेल्दी और डिजीज प्लांट, ये देखना चाह रहा है कि उस एरिया में हेल्दी और डिजीज जो कि किसी भी बीमारी का शिकार हो, ठीक है, वो प्लांट्स कौन से हैं किसी भी एरिया में, सिर्फ वो ये चीज देखना चाह रहा है। एग्जाम्पल फिर से समझते हैं। एक बायोलॉजिस्ट किसी भी एरिया में सिर्फ क्या देखना चाह रहा है कि उस एरिया में हेल्दी और डिजीज वाले प्लांट्स, पौधे कौन से हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव कहेंगे। कोई भी वो जाता है, अब एग्जाम्पल इसकी ऐसे लेते हैं।
कि अगर एक बायोलॉजिस्ट किसी इलाके में जाता है जहां पर बहुत सारे पौधे हों या जंगल हो, जिनके पौधे या दरख्त वगैरह हम गिन नहीं सकते, ठीक है, उसको रिकॉर्ड में नहीं ला सकते, सिर्फ वो ये बता सकता है कि जो रेड वाले जितने भी पत्ते हैं जिन दरख्तों के या जिन पौधों के, जिनके रेड वाले पत्ते हो जाते हैं वो आगे हमें फसल नहीं देगी, और जिनके पत्ते ग्रीन है वो हेल्दी रहेंगे, वो हमारे पास आगे फसल देगी, ठीक है। अब इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि कितना फसल हमारे पास हेल्दी है और कितना हमारे पास क्या है, डिसीज्ड है, जिसको बीमारी लग चुकी है, कितना सेहतमंद है, कितना डिसीज्ड है। सिंपल सी बात है। ऐसे ऑब्जर्वेशन को जिसको हम रिकॉर्ड में नहीं ला सकते, उसमें हम सिंपल क्या कर सकते हैं, क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं। दूसरा अगर हम इसके साथ पढ़े तो ऊपर वाला हमें और क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट और लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड में आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं। इसको पढ़ते हैं, व्हेन अ बायोलॉजिस्ट काउंट्स द, ठीक है, यहां पर क्या है, एक लफ्ज आया हमारे पास, काउंट्स द नंबर ऑफ हेल्दी एंड डिजीज प्लांट्स, देन दीज ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड क्वालिटेटिव है, ठीक है। सॉरी, यहां पर क्वालिटेटिव लफ्ज नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटेटिव है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। अब ऊपर वाले में हमने क्या कहा था, ऐसे ऑब्जर्वेशन जिसमें बायोलॉजिस्ट ये सर्वे कर सके कि यहां पर हेल्दी और डिजीज प्लांट्स कितने हैं। क्वांटिटेटिव में क्या करता है बायोलॉजिस्ट ये बताता है, काउंट्स मतलब गिनना, वो ये गिन के बता देता है, नंबर्स बता देता है कि कितने हेल्दी हैं और कितने डिजीज प्लांट्स इस एरिया में मौजूद हैं। दोनों में फर्क आपको वाजे समझ आ गया। अगर हम नंबर्स बता सके कि कितने नंबर्स हमारे पास हेल्दी है और कितने नहीं है, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। अगर हम नंबर्स नहीं बता सके, सिर्फ क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज बता सके, तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। आसान हो गया बिल्कुल, आपको समझने के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम कहेंगे कि हमारे पास जो हेल्दी प्लांट्स है वो 1000 है और डिजीज प्लांट्स कितने हैं, वो 700 है। अब ऊपर में हम ये नहीं बता सके, ठीक है, ऊपर में हम सिर्फ क्या बता सके कि हमारे पास रेड फ्लावर्स वाले या रेड लीव्स वाले जितने भी हमारे पास पौधे हैं वो खराब है, वो डिजीज्ड है, बकाया जो ग्रीन है वो हमारे पास हेल्दी है। अब यहां पर हम नंबर्स नहीं बता पाए, क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। नीचे हम नंबर्स बता रहे हैं कि हेल्दी इतने हैं और डिजीज इतने हैं, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव हो गया। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हाइपोथेसिस को समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड फेज है, सेकंड स्टेप है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का, वो क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इसको आसान अल्फाज में हम समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल गेस टू आंसर अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस क्या होता है, वो सबसे करीब तरीन जवाब होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने का। बिल्कुल सही जवाब नहीं होता, उसके करीब तरीन जवाब होता है। पॉसिबल गेस टू आंसर अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब तक हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सही आंसर नहीं आता, वो तो एंड में आएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, सबका आंसर जो होगा वो करीब तरीन होगा। किसके करीब तरीन होगा, जो सही जवाब होगा, जो मसले को हल करेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जो बायोलॉजिस्ट लिखते हैं, नोट बनाते हैं, जो आंसर सबसे करीब तरीन हो सही जवाब के, जो कि बायोलॉजिकल मसले को हल कर सके। इट इज अ सिंपल लॉजिकल बट अनटेस्टेड स्टेटमेंट,
ठीक है, विच मे बी द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कहता है ये सबसे ज्यादा लॉजिकल, बिल्कुल वो दलाइल के साथ होता है, बिल्कुल सादा होता है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। जो बायोलॉजिस्ट लिखेगा वो बिल्कुल सादा होगा, लॉजिकल होगा, वो दलाइल के साथ लिखेगा। ऐसा नहीं होगा, अक्सर हमें सोशल मीडिया पे मिलने को मिलता है कि ये वाली जड़ी बूटी खा ले, इससे आपका जो शुगर है वो खत्म हो जाएगा, या ये वाला पानी पी ले, इससे आपका बिल्कुल शुगर खत्म होगा। अब वो बंदा ना बायोलॉजिस्ट होता है, ना उसकी रिसर्च होती है, ना वो ऑब्जर्वेशन करता है, ना हाइपोथेसिस होता है, ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ना कुछ होता है। वो आके कहता है कि आप ये वाली जड़ी बूटी खा ले, इससे आपका शुगर का मसला हल हो जाएगा, या ये वाला पानी, इस कुएं का पानी पी ले, इससे आपका शुगर का मसला हल होगा। अब यहां हाइपोथेसिस में बायोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करते, ठीक है। वो आपको रीजन बताते हैं, लॉजिक से बताते हैं, दलाइल देते हैं, जो कि अकल और आपका माइंड मानता है, ठीक है, जो आपको उसके आंसर के, उस मसले के आंसर के करीब ले जाता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में हम ये करते हैं। फिर से, इट इज अ सिंपल, जो हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट लिखता है वो बहुत सादा लॉजिकल दलाइल से लिखता है, बट अनटेस्टेड होता है, उसको टेस्ट नहीं किया होता, ठीक है। हाइपोथेसिस तो होता है, करीब करीब भी आंसर भी होता है, मगर अनटेस्टेड है, अब तक हमने उसको टेस्ट नहीं किया, ठीक है। यह फर्क आपने समझना है। हाइपोथेसिस जो होता है वो टेस्ट नहीं हुआ होता, आगे जाके हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप्स में जाके हम टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस के हद तक क्या हो, वो टेस्ट नहीं हुआ। अनटेस्टेड स्टेटमेंट विच मे बी द सॉल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसे हमने टेस्ट नहीं किया, क्या पता वो उस मसले का आंसर हो, उस मसले का हल हो, सॉल्यूशन हो, ठीक है। The hypothesis depends upon previous experiences and knowledge about a biological problem. अब हाइपोथेसिस में एक बायोलॉजिस्ट क्या करता है, इससे पहले जितने भी मसले आ चुके हों उनको वो पढ़ता है, समझता है कि उस मसले को कैसे देखा गया है, उस मसले को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। वो पिछले मसाइल को, उसमें जो एक्सपीरियंसेस हमें मिली हैं, उसमें जो सबक हमें मिला है, उसको, जो नॉलेज हमें मिला है, उसको लेता है, उस प्रॉब्लम को जो उन्होंने सॉल्व किया था, ठीक है। इससे पहले हमारे पास बहुत सारी बीमारियां आई स्टार्ट में, जिनका हमारे पास इलाज नहीं था। तो बायोलॉजिस्ट ने मेहनत की, ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस लिखे, एक्सपेरिमेंट्स हुए, टेस्टेड हुए, तब जाके कहीं सालों बाद या कहीं अरसे के बाद उस बीमारी का हमारे पास इलाज आया, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारे पास अब हाल ही हमारे पास जो एक बीमारी आई थी कोविड-19, या अब हम कह सकते हैं चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, सॉरी, हमारे चल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो हमारे पास जैसे ही कोरोना वायरस आया, उसको रोकने के लिए हमें टाइम लगा, साल 2 साल लगे इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तब जाके हमारे पास एक इंजेक्शन आया जो कि तमाम लोगों ने लगाया, ठीक है। अब उस प्रोसेस में टाइम लगा। टाइम क्यों लगा? क्योंकि कोविड-19 एक नया बीमारी, एक नया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उसको सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट बैठे, ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस लिखा, जल्दी जल्दी काम किया, तमाम स्टेप्स बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो किया। एंड में जाके हमने इस मसले को, हमसे मुराद बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने इस मसले को कंट्रोल किया और इसका इलाज हमारे पास आया। जिन्होंने इंजेक्शन लगाए, तब जाके वो कोरोना वायरस उन पर ज्यादा असर नहीं करता। बहुत सारी डेथ्स हुई इस कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास आने वाले वक्तों में फिर से कोई ऐसा मसला आए, जो अब क्या चल रहा है, मंकी पॉक्स चल रहा है, जो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में है, तो बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जो कोविड-19 में हमारे पास हमने एक्सपीरियंस लिया, हमने तजुर्बे किए, हमने काम किया, हमें नॉलेज मिला, उससे क्या करेंगे, हेल्प लेंगे मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पुराने एक्सपीरियंसेस को, जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं, नॉलेज है, उनको साथ लेके चलते हैं, उनको पढ़ते हैं। A good hypothesis helps a biologist to make a prediction about the solution of a biological problem. एक अच्छा
हमारे पास हाइपोथेसिस वो मदद देता है एक बायोलॉजिस्ट को कि वो प्रिडिक्ट कर सके, कि वो अंदाजा लगा सके कि हमारा जो इस मसले का हल है वो ये है। ठीक है, यहां पर क्या बात हो रही है, प्रिडिक्शन। वो अंदाजा लगा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही, 100% श्योर नहीं होता, वो यहां पर अंदाजा लगा सकता है। एक अच्छे हाइपोथेसिस की बुनियाद पर वो बायोलॉजिस्ट अंदाजा लगाएगा कि इसका हमारे पास आंसर या इस मसले का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। अ बायोलॉजिस्ट अरेंजेस ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ डेटा। बायोलॉजिस्ट क्या करता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन में उसने चीजें देखी थी, पहला स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन, जितनी भी चीजें उसने ऑब्जर्व की थी पहले स्टेप में उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो एक डेटा की शक्ल में लिखता है। आफ्टर डीप थिंकिंग एंड रीजनिंग हाइपोथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस डेटा। आफ्टर डीप थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने के बाद, वजूहात देने के बाद, अ हाइपोथेसिस इज डिराइव्ड, उसके बाद जो होता है वो एक हाइपोथेसिस एक बायोलॉजिस्ट लिखता है। अब यहां पर बात समझे, एक हाइपोथेसिस एक बायोलॉजिस्ट नहीं लिखता, ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट मिलकर किसी एक मसले पर, पूरे दुनिया के बायोलॉजिस्ट मिलकर किसी एक मसले पर अपने अपने हाइपोथेसिस लिखते हैं। फिर आगे जाके वो टेस्ट होते हैं कि किस बायोलॉजिस्ट का जो हाइपोथेसिस है, जो उन्होंने लिखा है, नोट लिखा है इस बीमारी के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, तो सबको देखा जाता है। उस सब में आपने चुनना होता है कि कौन सा जो हाइपोथेसिस है वो आपका करेक्ट है और आंसर के करीब तरीन जा रहा है, फिर उस हाइपोथेसिस पे आगे काम होता है। ठीक है, तो ये हमने हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग में एक खाका बनाया, एक तस्वीर बनाई। तो अब हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप का नाम क्या है, प्रिडिक्शन या डिडक्शन, दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। हाइपोथेसिस लिखने के बाद तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, प्रिडिक्शन और डिडक्शन। थोड़ा सा इसका पिक्चर अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, मैच जो है वो इंडिया में होगा। अब इंडिया का होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, तमाशाई अपने होंगे, ग्राउंड अपना होगा, वो ग्राउंड को अच्छे से समझते हैं, वो पिच को अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया ये मैच जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना होम क्राउड है, अपना ग्राउंड है, पिच अपनी है, बाउंड्रीज अपने हैं, कंट्री अपनी है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब मैच हुआ नहीं है, रिजल्ट हमारे पास नहीं है, हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं माहौल को देखकर, ठीक है, बहुत सारी चीजें को देखकर। तो प्रिडिक्शन को अगर हम पूरा पढ़े तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, देयर आर मेनी हाइपोथेसिस इन फ्रंट ऑफ बायोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने जो अपना हाइपोथेसिस लिखा, ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अपने अपने हाइपोथेसिस लिखे, अपने अपने नोट्स लिखे, अपने अपने ख्यालात को लिखे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो वो क्या हुआ, सबको जमा करके बायोलॉजिस्ट के सामने रखा गया है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, उन तमाम हाइपोथेसिस को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा बहुत ही केयरफुल अंदाज से। ठीक है, फिर उसमें से सबसे ज्यादा जो लॉजिकल होगा, जो दलील की बुनियाद पर होगा, हवाई बातें नहीं होंगी, उसमें दलील होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसे चूज करेगा। आगे पढ़ते हैं। द केयरफुल एंड लॉजिकल थिंकिंग ही सेलेक्ट्स अ हाइपोथेसिस दैट इट मे बी ट्रू। वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो तमाम हाइपोथेसिस को देखेगा, समझेगा, पढ़ेगा बहुत ही केयरफुल अंदाज से, और लॉजिकल थिंकिंग, उसमें क्या हो, दलाइल हो, वो उसे चूज करेगा और वो ये समझेगा दैट इट मे बी, शायद वो सही हो। सही नहीं है, यहां तक टेस्ट नहीं हुआ, करेक्ट तस्वुर नहीं हुआ, वो क्या समझेगा, शायद ये ठीक हो। ठीक है, यहां पर लफ्ज को समझे, शायद। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन और प्रिडिक्शन। अब इसे हम क्या कहते हैं, डिडक्शन और प्रिडिक्शन। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया हमारे पास, टेस्ट नहीं किया, फिर भी हम कुछ अंदाजे लगाकर, उन चीजों को देखकर हम क्या कह सकते हैं, शायद ये हमारे पास रिजल्ट हो, केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद और लॉजिकल थिंकिंग के बाद। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ डिडक्शन इज अ पॉसिबल। अब यहां पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये जो हमारे पास है, पॉसिबल के बाद आपने ये लफ्ज लिखना है। ठीक है,
इसको करेक्ट कर ले, पॉसिबल के बाद हमने क्या करना है, ये वाला लफ्ज लिख लेना है। In other words, we can say that a deduction is a possible specific belief about the solution of a biological problem. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो डिडक्शन है वो हमारे पास स्पेसिफिक बिलीव है अबाउट द, जो हमने हाइपोथेसिस चूज किया, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे लॉजिकल होगा, हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि भाई यही हमारा क्या है, आंसर हो सकता है, यही हमारा जवाब हो सकता है, यही हमारे मसले का हल हो सकता है नहीं, हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिडक्शन इज बेस्ड ऑन, इस लफ्ज को समझिए, द डिडक्शन इज बेस्ड ऑन इफ एंड देन। ठीक है, जो डिडक्शन होता है वो किस बुनियाद पर किया जाता है, दो अल्फाज पे, इफ एंड देन। डिडक्शन में हम ये दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा हुआ, इफ का मतलब क्या लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो यूं होगा, अगर ऐसा हुआ तो यूं होगा। अब करेक्ट चीज में हम, बिल्कुल सही चीज में, टेस्टेड चीज में हम अगर, इफ और देन को यूज नहीं करते। तो हमने क्या सीखा, जहां पर कोई चीज टेस्टेड ना हो, उसको सही तस्वर नहीं किया गया हो, वहां पर इफ एंड देन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब तीसरे स्टेज की हद तक हमने इसको टेस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो प्रिडिक्शन में और डिडक्शन में हम इफ और एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इफ एंड देन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखें, एग्जाम्पल इसका लेंगे, ईजी का मतलब है एग्जाम्पल। इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कहता है, यहां पर देखें दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए, ये क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहला लफ्ज देखें क्या है, हमने इफ लिया। कहता है अगर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से बनता है, मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम से बनता है देन, ठीक है, यहां पर क्या लफ्ज है, देन है, then all the malarial patients should have plasmodium in their bloods। अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम से बनता है तो मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स होंगे, then का इस्तेमाल हुआ, then मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स होंगे उन तमाम के खून में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। इफ एंड देन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक हमने टेस्ट नहीं किया। दूसरी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप, हमारे पास सिगरेट होती है, सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कैंसर सिगरेट पीने से होता है तो तमाम कैंसर के मरीज सिगरेट पीते होंगे। ठीक है, इफ एंड देन इस्तेमाल हुआ। आसान सी एग्जांपल है, हम प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, अगर सिगरेट नोशी से हमारे पास कैंसर फैलता है तो जितने भी कैंसर के मरीज हैं हम जाके सर्वे करेंगे हॉस्पिटल में, वो सिगरेट पीते हैं कि नहीं। सेम इसी तरह आपका जो अल्कोहल है, शराब है, इसको पीने से आप कैंसर हो सकते हैं। तो जितने कैंसर के मरीज हैं हम देखेंगे कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते। यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इफ एंड देन इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ शराब पीने से कैंसर होता है तो तमाम पेशेंट जो है कैंसर के वो शराब पीते होंगे। इफ अगर सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो तमाम पेशेंट्स सिगरेट पीते होंगे। इफ अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है देन तमाम पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। यहां तक हमारे पास तीसरे स्टेप में बात क्लियर नहीं होती। जो हाइपोथेसिस हमारे पास आया उसमें से हमने अच्छा वाला हाइपोथेसिस, जो बिल्कुल अकल मानता हो, जिसमें दलाइल हो, वो वाला हाइपोथेसिस हम उठाएंगे और उसको हम अच्छा जवाब तस्वुर करेंगे जो कि अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ। ठीक है, प्रिडिक्शन में हम क्या करते हैं, दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन का। ठीक है, इफ एंड देन कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पर उसको टेस्टेड और एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया हो। तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। तो अब आते हैं, हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो बिल्कुल आपको
यहां पर हेडिंग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग, ठीक है। यहां पर इसको पढ़ेंगे और आसान अल्फाज में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास एक मसला आया जिसे हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा। उस मसले को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, उसको ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। जैसे पहला स्टेप हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या उन्होंने मुशाहिदा किया कि ये मसला क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, इसके नुकसानात, फायदे वगैरह, इसको हर तरह से देखा, ठीक है। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में उन्होंने हाइपोथेसिस लिखा। हाइपोथेसिस क्या है, आसान अल्फाज में अगर हम समझे, उन्होंने अपने ख्यालात लिखे उस मसले के बारे में, उस बीमारी के बारे में, ठीक है, जो आज से पहले नहीं आया था। तो हर एक ने अपना डिटेल्ड यहाँ पर हाइपोथेसिस, अपने ख्यालात लिखे उसके बारे में, जो कि दलाइल पर हो, जो लॉजिकल हो, ठीक है, जिसे अकल मानती हो, हवाई बातें उसमें बिल्कुल मौजूद ना हो, ठीक है, वो इन्होंने लिखा। अब बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे हाइपोथेसिस लिखे, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या आया, प्रिडिक्शन आया। प्रिडिक्शन कैसे, उसमें हमने क्या किया, बायोलॉजिस्ट के सामने बहुत सारे क्या है, यूं हाइपोथेसिस पड़े, उन्होंने सारे हाइपोथेसिस चेक किए, फिर इन्होंने क्या किया, सबसे बेहतरीन वाले, जो सबसे अच्छा लिखा गया हो, जो उस मसले के हल की तरफ सबसे ज्यादा करीब तरीन हो, उन्होंने उस हाइपोथेसिस को चूज किया, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तीसरे स्टेप की तहत तक हमने उसे टेस्ट नहीं किया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, इसको हम क्या कर रहे हैं, सही तसव्वुर बिल्कुल नहीं कर रहे, इसमें इफ एंड देन है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। हमने सबसे अच्छे वाले हाइपोथेसिस को चूज किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रहा, इसको पढ़ते हैं। द हाइपोथेसिस में बी ट्रू और रॉन्ग, सो इट शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। कहता है ये जो हाइपोथेसिस है, अब हमें एक्सपेरिमेंट से पहले मालूम नहीं है कि ये ट्रू है या रॉन्ग है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू और रॉन्ग को देखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे इस हाइपोथेसिस के। ये हाइपोथेसिस हमने चूज किया, इस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये क्या हुआ, रॉन्ग निकला है, इसे हमने छोड़ दिया। आगे चलते हैं, और हाइपोथेसिस हमारे पास पड़े हुए हैं। अगला हमने चूज किया, ये सेकंड बेस्ट था, ठीक है, इसको हमने उठाया, इस पर हमने टेस्ट, एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, ये भी रॉन्ग निकला है, मसला नहीं है, हमारे पास और हाइपोथेसिस मौजूद हैं। ये नेक्स्ट वाला उठाते जाएंगे, तब तक उठाते जाएंगे और एक्सपेरिमेंट टेस्ट करते जाएंगे जब तक हमारे पास हमारा आंसर ये ट्रू ना निकाला है, जो हाइपोथेसिस है। अब ये वाला हमने निकाला, इसको, इस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड अ न्यू हाइपोथेसिस इज सेलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि हमने किया, जो इनकरेक्ट आपका हाइपोथेसिस था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया, अगला हमने हाइपोथेसिस उठाया, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, वो रिजेक्ट हुआ, फिर से उसे छोड़ दिया, हमने अगला हाइपोथेसिस उठाया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तब तक हम रिजेक्ट करेंगे जब तक हमारे पास ट्रू वाला, करेक्ट वाला हमारे पास ना आ जाए हाइपोथेसिस। आगे चलते हैं, ओनली दैट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। सिर्फ वो वाला हाइपोथेसिस, फॉर एग्जांपल वो हाइपोथेसिस ये है हमारे पास, सिर्फ ये वो वाला हाइपोथेसिस करेक्ट तस्वुर होगा, पास्ट तस्वुर होगा, उसे सही तस्वुर किया जाएगा जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स को क्लियर करे, उसे पास करे, ठीक है। अब यहां पर जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक दफा नहीं होगा, वो बार बार होगा। शायद पहली दफा वो गलती से ठीक आ गया हो हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट हैं वो बार बार किए जाएंगे, बहुत सारे किए जाएंगे, हर अंदाज से किए जाएंगे, ठीक है, तब जाके एंड में उसे करेक्ट तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट मेनी टाइम्स on a hypothesis to get the certain conclusion of a biological problem। जैसे कि मैंने बताया, जो एक्सपेरिमेंट्स है वो बहुत दफ़ा किए जाते हैं और बहुत ही अच्छी निगरानी में, बहुत सख्ती से किए जाते हैं, ताकि हमारे पास एक बिल्कुल सही जामे अंदाज में उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है।
तो ये हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में हमसे 4 ही स्टेप्स पूछे गए थे, चारों स्टेप्स हमने यहाँ पर बयान किए, मगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स है। क्वेश्चन में जितने पूछे जाएंगे हमने उतना ही लिखना है, ज़्यादा उससे हमने नहीं लिखना, उससे हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सिंपल अंदाज में, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।